तो ये है साहित्यिक अनुसंधान किसे कहते हैं, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। और आप लोगों से पहले भी इस पर काफी बार चर्चा हुई है। आप लोग इतने सीनियर विद्यार्थी हैं, शोध विद्यार्थी हैं, तो आपको पता भी है अब साहित्यिक अनुसंधान किसे कहते हैं। साहित्य के की किसी भी विधा को लेकर जब शोध किया जाता है, किसी भी पद्धति से, चाहे वो शास्त्रीय पद्धति हो, चाहे तुलनात्मक पद्धति हो, मनोवैज्ञानिक हो, सांस्कृतिक हो, समाज शास्त्रीय हो, किसी भी पद्धति से जब साहित्य में अनुसंधान किया जाता है, उसे साहित्यिक अनुसंधान कहते हैं। साहित्यिक अनुसंधान में किन किन पद्धतियों का उपयोग होता है, यहां मैंने सिर्फ 4 ही लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अनेक पद्धतियों का उपयोग होता है। जैसे इसमें ये एक्चुअली पीपीटी मैंने बनाई थी जो एमए के विद्यार्थी हैं, उनके शोध वाला जो पेपर है उन्हें पढ़ाने के लिए। तो उनके में यही 4 जो पद्धतियां हैं वो उनके पाठ्यक्रम में हैं, इसलिए इन चारों का ही यहाँ पर नाम लिखा गया है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, इस तरह से और भी तमाम पद्धतियां होती हैं। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ एक एक करके देखेंगे कि साहित्य शास्त्रीय क्या है, मनोवैज्ञानिक पद्धति क्या है, सामाजिक पद्धति क्या है और भाषा शास्त्रीय पद्धति क्या है। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि सांस्कृतिक पद्धति क्या है, क्योंकि जगदीश का जो विषय है वो है सांस्कृतिक अध्ययन, आचार्य चतुर सिंह शास्त्री की कहानियों का। तो एक एक करके अब हम देखेंगे। सबसे पहले ये तो एक प्रश्न है कि जब आप इस पूरी प्रस्तुति को देख लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि साहित्यिक अनुसंधान में साहित्य शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भाषा शास्त्रीय पद्धतियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ये आप चर्चा कर सकेंगे और उदाहरण देकर समझा भी सकेंगे। और आपके लिए, क्योंकि आप लोग शोध विद्यार्थी हैं, इसलिए आपके लिए उदाहरण आप ही के टॉपिक से आने चाहिए। अगर आप भाषा पर अध्ययन कर रहे हैं, कविता की भाषा पर, तो आपका जो भाषा शास्त्रीय पद्धति की बात जब आप अपनी प्रस्तुति में करेंगे, तो आपके उदाहरण आपके अपने जो चुने हुए कवि हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं उनमें से आना चाहिए, वहां से। अब जैसे दिलीप का काम है, दिलीप कर रहे हैं मृणाल पांडे के समग्र रचनाओं का नारी चेतना या नारीवाद की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं, नारी विमर्श की दृष्टि से। तो नारी विमर्श, ये विमर्शों की दृष्टि से भी अध्ययन होता है, जो कि यहाँ मैंने बिंदु नहीं लिया था, लेकिन चर्चा मैं करूंगी। किस तरह से उत्तर आधुनिक विचारधाराएं जो आई हमारे यहाँ, उनके आधार पर साहित्य को तोला जाने लगा, आंका जाने लगा, या साहित्यिक कृतियों का जो है अध्ययन किया जाने लगा। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सकेंगे, कैसे किया जा सकता है और उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, ये आप बता सकेंगे इस पूरी प्रस्तुति के बाद। तो ये साहित्य शास्त्रीय पद्धति है क्या चीज, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है। तो ये है पहला बिंदु इसका है कि इसमें शोध के दौरान साहित्य का अध्ययन साहित्य शास्त्रीय मूल्यों के मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ये साहित्य शास्त्रीय मूल्य क्या हैं और मानदंड क्या हैं, अब हमें इन्हें समझना पड़ेगा। तो साहित्य शास्त्रीय मूल्यों की जब हम बात करते हैं, तो हमारा जो साहित्य शास्त्र है, समीक्षा शास्त्र, उसके 6 सिद्धांत हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एमए में पढ़ा होगा, बीए में पढ़ा होगा। 6 सिद्धांत हैं, जिसमें रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, और कौन सा है, रस, अलंकार, ध्वनि, औचित्य, वक्रोक्ति, एक मैं भूल रही हूं, आप लोग बताइए छठा क्या है। जब तक आप, रीति हाँ हो सिद्धांत हो सकता है, सकता नहीं है, वही है।
छठा है रीति सिद्धांत। हम्म। तो रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य और ध्वनि, ये 6 सिद्धांत हैं। इन्हीं के आधार, ये शास्त्रीय साहित्य शास्त्रीय मूल्य हैं। और जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं तो इन 6 सिद्धांतों के आधार पर शास्त्रीय दृष्टि से, साहित्य शास्त्रीय दृष्टि से इन्हीं के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अब इसमें सीधे सीधे अगर किसी का टॉपिक, ये हमारे प्राचीन मूल्य हैं और इन्हें आज भी नकारा नहीं जा सकता है। तो अब जैसे इनका सुमन का टॉपिक है, सुमन के टॉपिक में सीधे सीधे ध्वनि सिद्धांत जुड़ जाता है, क्योंकि ये बात कर रही हैं कवियों की जो रचनाएं हैं, राष्ट्रीय कविताएं हैं, उनकी भाषा पर इनको काम करना है। तो जब भाषा पर काम करना है तो ये ध्वनि सिद्धांत को पढ़ेंगी। ध्वनि सिद्धांत में जो भाषा और शब्द और शब्दों की शक्तियों की बात की गई है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो कवि ने, जिन कवियों को इन्होंने लिया है, उसने किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, उसको उस मानदंड के आधार पर इनको दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर ये कहती हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में अभिधात्मक वर्णन है या अभिधा शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इनको बताना पड़ेगा कि अभिधा शक्ति क्या है और अभिधा शक्ति कैसे काम करती है। और जो जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की किस कविता में कहां पर अभिधा शक्ति है, वो उदाहरण के तौर पर लाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर आप लोगों में से कोई भी दूसरे किसी साहित्य शास्त्रीय मूल्य के आधार पर काम कर रहे हैं तो उस आधार पर बताना पड़ेगा। लेकिन आप दो, सुमन को छोड़कर बाकी 2 लोग जो हैं वो सीधे सीधे साहित्य शास्त्रीय मूल्यों से, जो हमारे प्राचीन मूल्य हैं, जो 6 सिद्धांत हैं, उनसे नहीं जुड़ते हैं। बल्कि हालांकि भाषा की बात वहां भी कही जाती है कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है वगैरह वगैरह, लेकिन आप लोग का सीधे जुड़ता है जो उत्तर आधुनिक विचारधाराएं आई हैं या जो नई नई शोध पद्धतियां जो जिनका प्रयोग होने लगा है। नई शोध पद्धतियों में सामाजिक पद्धति, सांस्कृतिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति या जो उत्तर आधुनिक विमर्श आए हैं, उन सबको लिया जा सकता है। जैसे उत्तर आधुनिक विमर्श में नारी विमर्श, दलित विमर्श, ये सारे के सारे विमर्श आ जाएंगे। तो दिलीप और जगदीश का जो शोध प्रबंध बन रहा है, वो जो काम कर रहे हैं, उसमें उत्तर आधुनिक पद्धतियां या जो नई शोध पद्धतियां हैं, जैसे जगदीश का नई शोध पद्धति सांस्कृतिक अध्ययन है और दिलीप का उत्तर आधुनिक विमर्श है। अब नई शोध पद्धति का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले इस तरह के अध्ययन नहीं होते थे, पहले भी होते थे, वो लोग भी करते थे, लेकिन वो उसे इस तरह का नाम नहीं देते थे कि सांस्कृतिक, क्योंकि भाषा और संस्कृति को, साहित्य और संस्कृति को अलग नहीं किया जा सकता है, वो एक दूसरे में समाहित है। संस्कृति के तत्व ही ये सब कुछ हैं, भाषा, धर्म, समाज, राजनीति, विश्वास, परंपराएं, ये सारे सांस्कृतिक तत्व हैं। और ये सब हमारे साहित्य में, चाहे वो लौकिक साहित्य हो, लोक साहित्य हो, मौखिक साहित्य हो या शिष्ट साहित्य हो, उसमें अभिव्यक्त होता है। तो जब हम, तो ये सारे साहित्य शास्त्रीय मूल्य हैं। जब हम साहित्य शास्त्रीय मूल्यों के आधार पर, मान लीजिए, आगे बढ़ते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो हमें साहित्य को भी बांटना पड़ता है, क्योंकि साहित्य के प्रकार हैं, गद्य साहित्य है, पद्य साहित्य है, और अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा में अध्ययन होता है, व्याकरण का अध्ययन होता है और लोक साहित्य का अध्ययन होता है। तो इस तरह से ये कई राहें निकलती हैं, कई इसके कई जो होते हैं ना, आयाम बन जाते हैं कि हम अगर अध्ययन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यही निर्णय लेना है कि हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं। हम भाषा का अध्ययन करने जा रहे हैं या हम साहित्य का अध्ययन करने जा रहे हैं या हम लोक साहित्य का अध्ययन करने जा रहे हैं।
तो ये हो गया अब आपका कि आपने निर्णय ले ही लिया है कि आप भाषा का अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि साहित्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप तीनों का ये निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। और उस साहित्य में भी एक ने पद्य साहित्य लिया है, यानी कविताएं ली हैं, बाकी दो ने गद्य साहित्य लिया है। जिसने पद्य साहित्य लिया है उसने ये भी निर्णय कर लिया है कि उस पद्य साहित्य में वो भाषा शास्त्रीय ढंग से उसका अध्ययन करने वाली हैं, भाषा का अध्ययन करने वाली हैं। और गद्य साहित्य वालों ने भी ये निर्णय ले लिया है कि एक तो सांस्कृतिक अध्ययन करेंगे और दूसरे नारी विमर्श के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो नारी विमर्श के जो तात्विक मूल्य हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जब इतना तक जब हमारा निर्णय हो जाता है, यहाँ पर देखिए, तो फिर हमें ये, जब हमने निर्णय ले लिया कि मुझे नारी विमर्श पर अध्ययन करना है, तो नारी विमर्श सिद्धांत है क्या, कब जन्मा, किसने क्या कहा, उसके तत्व कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या समय के साथ परिवर्तन आए, तो उन सबका सब पहले अध्ययन किया जाना चाहिए। उन सबका अध्ययन करने के बाद ही जिस रचनाकार की रचना को आपने लिया है, उस रचनाकार की रचना को उन मूल्यों के आधार पर तोल पाएंगे या जांच पाएंगे। तो तात्विक मूल्यों को पहले देखना होता है गद्य साहित्य के संदर्भ में, और पद्य साहित्य के संदर्भ में काव्य शास्त्रीय मूल्य या भाषा शास्त्रीय मूल्य, जो भी आपने लिया है, जो आपने विषय निर्धारित किया है, उसे लेना पड़ेगा। काव्य शास्त्रीय मूल्यों में रस छंद अलंकार आदि आ जाएंगे, भाषा भी उसी के अंदर आ जाएगी। और फिर अगर हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो जैसे अभी अभी मैंने चर्चा की, फिर आपको ध्वनि सिद्धांत देखना पड़ेगा। ध्वनि सिद्धांत क्यों बहुत महत्वपूर्ण है जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो ध्वनि का मतलब ये होता है ना, सजेशंस, सजेस्ट करता है वो अर्थ। जो भाषा, जो शब्द होते हैं, जो शब्दों की ध्वनि होती है, वो अर्थ का संकेत करती है। जैसे कविता में अक्सर ऐसा होता है कि जो कहा जा रहा है सीधे सीधे जो शब्दों के माध्यम से हमें दिख रहा है, वो होता नहीं है, होता कुछ और है, अर्थ कुछ और निकलता है जब हम उसको और सोचते हैं तो इस तरह से काव्य शास्त्रीय मूल्य और तात्विक मूल्य, इन दोनों को पढ़ने के बाद, इनका अध्ययन करने के बाद फिर हम शोध में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो मैंने 4 पद्धतियों की वहां ऊपर बात की थी, जो दूसरी ही स्लाइड में था, उसमें सबसे पहले थी मनोवैज्ञानिक पद्धति। अब मनोवैज्ञानिक पद्धति कैसे इसका इस्तेमाल होता है, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा मनोविज्ञान क्या है। और मनोविज्ञान क्या है ये जानने के बाद रचनाकार की जिस कृति को आप लेकर उसका अध्ययन कर रहे हैं, उस कृति में रचनाकार ने, क्योंकि मनोविज्ञान के भी तो कई प्रकार होते हैं ना, बाल मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, मनुष्य का मनोविज्ञान तो है ही। तो रचनाकार ने अपनी रचना में मनोविज्ञान के किस प्रकार का या किस अंग का प्रयोग किया है, किस तकनीक को उसने लिया है, किस अंग को तकनीक के रूप में अपनाया है। जब जैसे यहाँ एक उदाहरण है, प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह। ईदगाह का अक्सर बाल मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका जो पात्र है हामिद, वो एक छोटा बच्चा है, और वो जो छोटा बच्चा है वो उसका उसका वो जो एक घटना है, जब वो मेला देखने जाता है और वहां पर उसके पास 3 ही पैसे हैं, उन 3 पैसों से वो क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, वो ये प्राथमिकता निर्धारित करने में कितना सोचता है। और क्यों उसे निर्धारित करना पड़ता है? क्योंकि उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसका प्रभाव है उसके मन पर कि मेरे पास तो बस अब इतना ही है और इसी में जो करना है वो करना है। तो इस तरह से, ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आप लोगों को कि अगर कोई मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है तो वो इस तरह से पात्र के मन में जाने का प्रयास करेगा कि आखिर वो कौन सी बात है जिसके प्रभाव में इस पात्र ने यह निर्णय लिया है। आगे चलते हैं, क्योंकि आप लोगों का मनोवैज्ञानिक
वैज्ञानिक पद्धति जैसा कुछ है नहीं आप तीनों का, तो इसलिए अगली पद्धति है सामाजिक पद्धति। सिर्फ जानकारी के लिए आपको ये जानना आवश्यक है। तो इसमें सामाजिक तत्वों और सामाजिक परिवेश के साथ साथ नैतिक तथा दार्शनिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है सामाजिक पद्धति में, क्योंकि समाज में नैतिक मूल्यों का बड़ा महत्व है। नैतिकता पर ही, जब नैतिकता का पतन होता है तो समाज में विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। तो नैतिक मूल्यों पर समाज टिका हुआ है। दार्शनिक मूल्य जो है हमारे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय समाज के जो दार्शनिक मूल्य हैं उसी के आधार पर भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीयों की जीवन पद्धति है। तो जब हम सामाजिक पद्धति का उपयोग करते हैं अपने शोध में, तो इनका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कोई अगर विषय ले लेता है रामचरितमानस में पारिवारिक एवं नैतिक मूल्य, तो परिवार भी समाज का एक अंग है, नैतिकता भी सामाजिक मूल्य है। तो रामचरितमानस के माध्यम से वह व्यक्ति ये बताने का प्रयास करेगा कि भारतीय समाज के पारिवारिक आदर्श कौन से हैं, नैतिक आदर्श कौन से हैं। पारिवारिक आदर्श जहां एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए या माता पिता के कहने पर अपना अधिकार चुपचाप छोड़कर चला जाता है वन, और दूसरा भाई आता है और जब उसे पता चलता है ये गलत है तो वो भी राज्य नहीं लेता, मतलब चारों तरफ त्याग ही त्याग दिखाया गया। तो इस तरह से भाई भाई का क्या संबंध हो सकता है, माता पुत्र का क्या संबंध होता है, पिता पुत्र का क्या संबंध होता है, इस तरह के जो संबंधों की, पारिवारिक संबंधों की बात है, अगर इस तरह के अध्ययन किए जाते हैं तो वह सामाजिक पद्धति के आधार पर किए गए अध्ययन के अंतर्गत आएंगे। फिर अब है भाषा शास्त्रीय पद्धति। भाषा शास्त्रीय पद्धति में ये शास्त्रीय पद्धति है, जैसा कि अभी मैंने बात की। कौन सी शास्त्रीय पद्धति है? वो जो 6 सिद्धांत हमारे बताए गए हैं उन्हीं में से किसी एक से इसका संबंध है। और इसके अंतर्गत किसी एक से शास्त्रीय पद्धति तो है ही, दूसरे अगर भाषा की ही, सिर्फ भाषा पर अध्ययन किया जा रहा है, साहित्य पर अगर अध्ययन किया जा रहा है साहित्य का, तब तो वो जो 6 सिद्धांत हैं उनमें से किसी एक से संबंधित हो सकता है। जैसे अलंकार नियोजन किस प्रकार का है, या रस निष्पत्ति की बात कैसे की गई है, या भाषा किस प्रकार की है, उनका अध्ययन। लेकिन अगर सिर्फ भाषा पर ही अध्ययन किया जा रहा है तो भाषा की संरचना का अध्ययन होगा, व्याकरणिक संरचना का अध्ययन होगा, भाषा में जो परिवर्तन हो रहे हैं, कितनी दूर पर किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, उनका अध्ययन हो सकता है। क्रियापदों के परिवर्तन का अध्ययन, क्रियापदों पर संस्कृत का क्या प्रभाव है, इस पर अध्ययन। यहाँ उदाहरण के लिए टॉपिक्स भी ऐसे दिए हैं मैंने, जैसे कोई अगर अध्ययन करता है अवधी भाषा की व्याकरणिक संरचना का अध्ययन, तो अब ये भी जान लीजिए कि आप किसी भी बोली का, किसी भी भाषा का की जो व्याकरणिक संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं, किसी भी भारतीय भाषा का अध्ययन जब आप करेंगे तो आपको व्याकरण का जो आधार है वो तो संस्कृत का पाणिनि का ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे प्राचीन है। प्राचीन होने के साथ साथ बड़ा उपयुक्त भी है आज भी। तो उस आधार पर ही देखेंगे कि अच्छा संस्कृत का ये है, तो क्या अवधी भाषा की व्याकरणिक संरचना उसी आधार पर, शब्द कैसे हैं, रूप कैसे हैं, पद कैसे हैं, अर्थ किस प्रकार निकल रहा है, वाक्य संरचना कैसी है, ये सारे अध्ययन किए जा सकते हैं। या फिर मेवाती बोली के क्रियापदों पर संस्कृत का प्रभाव, एक अध्ययन ये भी किया जा सकता है। संस्कृत का क्या प्रभाव है इनके क्रियापदों पर, क्या इनके क्रियापदों का प्रयोग संस्कृत के प्रयोगों के समान ही हो रहा है या उनसे अलग हो रहा है, तो ये अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर साहित्य का अध्ययन हो रहा है जैसा कि सुमन का है, तो सुमन को फिर उन कविताओं की भाषा पर बात करनी होगी, और भाषा पर जब बात करेंगी तो ये सब भी आएगा ही। किस तरह से कई बार होता है कि कवि भाषा को थोड़ा बहुत बदलता है, नए तरह से प्रयोग करता है शब्दों का, ये भी होता है, तो ये भी दिखाना पड़ेगा। जैसे ना एक सुमित्रानंदन पंत की कविता है ताज, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, उसमें कहीं इस तरह के प्रयोग होते हैं, जैसे ना आओ,
और लिखकर वही वहां है। पर एक कॉमा ऊपर अपॉस्ट्रोफी जो कॉमा लगा दिया जाता है। तो वो कॉमा का मतलब है कि कोई एक शब्द इस तरह का प्रयोग किया है कवि ने जिसको संक्षेपीकरण जिसका किया गया है, तो वो और की जगह पर भाषा सॉरी कविता के छंदों की मात्राओं को सम बनाए रखने के लिए, क्योंकि कविता गाई जाती है, लयात्मकता उसकी बनी रहनी चाहिए, इसलिए कई बार इस तरह के प्रयोग करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए चौपाई है या दोहा है, आप लोग को पता है कि कौन उसमें कितने चरण होते हैं, कितने कितनी कौन सा छंद है तो उसमें कौन सी मात्राएं होंगी, कितनी मात्राएं होंगी, वगैरह वगैरह। अगर एक भी मात्रा कम या ज्यादा होती है तो लय बिगड़ जाती है, बोलने में वो अटपटा लगता है। तो उसके लिए कई बार कवि शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसका प्रयोग करता है। तो वो क्यों किया है उसने, अगर आप इस तरह का भी अध्ययन करते हैं कविता में, वो भी भाषा शास्त्रीय अध्ययन ही माना जाएगा। भाषा किस प्रकार की है कवि की, कविता की। तो आप जो अध्ययन कर रहे हैं, जब आप जैसे अभी मैं यहाँ एक सामान्य रूप से बता रही हूँ कि इस तरह का अध्ययन किया जाता है, जैसे मैं तुलसी की कविता का को उदाहरण के स्वरूप ले सकती हूँ, सुमित्रानंदन पंत का उदाहरण दे रही हूँ। लेकिन आप जब प्रस्तुत करेंगे डिपार्टमेंटल कोर्स पूरे डिपार्टमेंट के सामने, तब आप अपने ही चयनित कवि अथवा रचनाकार की रचना का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कहा था, तुलनात्मक शोध पद्धति होती है, ऐतिहासिक शोध पद्धति। तुलनात्मक में अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तुलनात्मक शोध पद्धति होती है जिसमें दो या तीन, जिस तरह से भी ले सके, सामान्य रूप से दो भाषाओं को लिया जाता है। दो भाषाओं में एक ही विषय को लेकर अगर कुछ लिखा गया है तो उसमें तुलनात्मक ढंग से शोध किया जा सकता है, क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। अथवा एक ही भाषा में दो अलग अलग कालों में अगर एक ही विषय पर लिखा गया है, जैसे हम राम कथा को ले लेते हैं। राम कथा विषय एक ही है, वाल्मीकि ने लिखा, तुलसी ने लिखा, और आधुनिक काल में आए आप तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, वो भी राम कथा है। तो राम कथा इन तीन कालों में लिखी गई, तीन अलग अलग कवियों द्वारा लिखी गई। तो उन तीनों कवियों ने की रचना में समय के साथ क्या अंतर आया है या उनकी विचारधारा के आधार पर क्या अंतर है, और इसका अध्ययन अगर हम करते हैं तीन अलग अलग समय के कवियों को लेकर, भले ही विषय वस्तु समान है, तो उसे भी तुलनात्मक शोध पद्धति कहते हैं। ऐतिहासिक शोध पद्धति होती है, जैसे जैसे इनका है जगदीश की का जो विषय है चतुर्सेन शास्त्री की कहानियां, कुछ कहानियां ऐतिहासिक भी हैं। तो हमें इतिहास ग्रंथों को आधार बनाना पड़ता है। जो कवि होता है उसकी रचना दो तरह की हो सकती है, तीन तरह की। एक तो है कि उसने सीधे सीधे प्रख्यात रचना को लेकर कहानी के रूप में उसे प्रस्तुत कर दिया है। प्रख्यात यानी ऐतिहासिक रचना घटना है, उस ऐतिहासिक घटना को सीधे सीधे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है और कहानी के रूप में उसने प्रस्तुत कर दिया है। या फिर ऐसा भी होता है, मिलता ही है अक्सर, कि कवि ने ऐतिहासिक घटना ली है, कुछ दूर तक तो वो इतिहास का प्रयोग करता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी कल्पना से उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भी, समय के अनुकूल परिवर्तन करके वो दिखाता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं जायसी का पद्मावत। और जायसी का पद्मावत जितने भी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं आप उन्हें पढ़िए, या कवि स्वयं भी कहते हैं कि जो आधा है, जो पूर्वार्ध है पद्मावत का, वो तो ऐतिहासिक है, लेकिन जो उत्तरार्ध है वो उन्होंने उसमें अपनी कल्पना के आधार पर ये वर्णन किए हैं। तो आधा इतिहास आधा कल्पना, इस प्रकार का भी हो सकता है। और दूसरा पूरी तरह से मिश्र हो सकता है, मतलब कि पूरी तरह से काल्पनिक हो सकता है। खाली इतिहास के पात्रों का नाम ले लिया जाए, घटनाओं का नाम ले लिया जाए खाली,
और बाकी है वो काल्पनिक। जैसे राम का नाम किसी ने ले लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो राम कथा ही लिख रहा है। अगर किसी पात्र, किसी कहानी की किसी पात्र का नाम राम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो राम पर ही कहानी लिख रहा है। नहीं, वो राम कोई भी हो सकता है। किसी ने भी अपने बच्चे का नाम आज राम रख दिया है और उसकी कहानी हो सकती है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? जब आप दो तीन चीजें देखेंगे। एक तो कवि ने क्या घोषणा की है, जिस रचना को आप अध्ययन, जिस रचना का कर रहे हैं, उस रचना में कवि ने क्या बताया है, क्या कहा है कि ये ऐतिहासिक है। मैंने इतिहास को इतिहास के रूप में ही प्रस्तुत किया है, या इतिहास में थोड़ी अपनी कल्पना के पुट भी डाले हैं, या सिर्फ नाम और घटनाएं इतिहास से ली हैं, बाकी सब कुछ कल्पना है। कवि का अपना वक्तव्य भी देखना पड़ता है। फिर अब मान लीजिए कवि ने कह दिया कि नहीं, ये तो पूरी की पूरी इतिहास की घटना है, तो एक शोध विद्यार्थी को बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। उसे, मान लीजिए वो मुगल काल 15वीं 16वीं शताब्दी की घटना को लेकर कवि की कोई रचना रची गई है, कोई कहानी है, तो आपको, और उसमें नाम आ गया किसी भी ऐसे पात्र का जो आपको बता देता है कि ये कौन से काल का है। अकबर का नाम आ गया, हुमायूं का नाम आ गया है, या कोई भी पात्र या घटना कोई आ गई, हल्दी घाटी का युद्ध मान लीजिए आ गया, तो आपको एक शोध विद्यार्थी को उस इतिहास की पुस्तकों में जाकर देखना पड़ेगा कि इतिहास की पुस्तकों में भी क्या यह घटना इसी प्रकार वर्णित है जिस प्रकार हमारे इस कवि अथवा लेखक ने वर्णन किया है। तो जब इस तरह का शोध होता है तो वो ऐतिहासिक शोध होता है, मतलब ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया गया होता है उसमें। और फिर है सांस्कृतिक शोध पद्धति, और सांस्कृतिक शोध पद्धति को अगली स्लाइड में मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगी, इसलिए यहां पर मैं इसकी बात नहीं कर रही हूं। आ जाते हैं अंतरानुशासनिक शोध पद्धति। अंतरानुशासनिक आजकल बहुत प्रचलन में है। इसका मतलब होता है जो इंटरडिसिप्लिनरी, अंग्रेजी में इसके लिए नाम है। जैसे कि अब ये इंटरडिसिप्लिनरी ही हो गया। ऐतिहासिक पद्धति जो है ना, ये अंतरानुशासनिक ही है। साहित्य का विद्यार्थी इतिहास को आधार बनाकर जब शोध कर रहा है तो अंतरानुशासनिक हो सकता है वो। साहित्य का विद्यार्थी अगर पुरातत्व को आधार बनाकर काम कर रहा है तो वो अंतरानुशासनिक हो जाएगा। इसी तरह से जब दो विषयों के माध्यम से, दो अलग अलग विषयों को साथ लेकर अध्ययन किया जाता है, तब वह अंतरानुशासनिक शोध पद्धति उसे कहा जाता है। फिर है पाठालोचनात्मक शोध पद्धति। आप लोगों ने शायद देखा होगा, पढ़ते हुए पाया होगा कई बार। जैसे कबीर का कोई दोहा है। अब कबीर का एक दोहा कई बार होता है कि एक पुस्तक में हमें उसमें से कुछ शब्द अलग मिलते हैं, दूसरी पुस्तक में शब्द अलग मिलते हैं, तीसरी पुस्तक में अलग मिलते हैं। जैसे है ना, ये उनका दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब ढाई आखर के बजाय ढाई अक्षर भी प्रेम का मिलता है कई बार ढाई अक्षर प्रीति का भी मिलता है, प्रेम के जगह शब्द मिलता है प्रीति का। तो और ये तो मैं एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण दे रही हूँ। कभी कभी पूरा जो दोहा है जिसमें 4 चरण होते हैं, उसका एक चरण ही अलग मिलता है, 2-3 जगहों पे 3 तरह का पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन कवियों ने लिखा नहीं था। इनकी बाद में मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियां बनी, और पांडुलिपियों में परिवर्तन आया जब एक को देखकर दूसरे ने लिखा, दूसरे को देखकर तीसरे ने लिखा। तो कुछ तो उनकी हैंडराइटिंग बदली हुई थी, कुछ फिर जब कोई मौखिक साहित्य होता है तो एक ने जो कहा है दूसरा हो सकता है उसमें कुछ कोई शब्द उसे भूल गया तो उसने अपनी तरफ से शब्द डाल दिए। बहुत सारे कारण होते हैं। तो जब इस तरह पाठ अलग अलग मिले किसी भी कविता के, किसी साहित्य के किसी भी अंग के, और उनकी आलोचनात्मक ढंग से शोध पद्धति की जाए कि ऐसा जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, कहाँ से मिला, और अगर कोई प्रमाण मिल रहे हैं कि कवि ने तो इस तरह से लिखा था, पहली पांडुलिपि अगर किसी को मिल गई कि पहली पांडुलिपि में ये पाया जाता है इसलिए इसे ही सही माना जाएगा, इस तरह से जो शोध किए जाते हैं
वह पाठालोचनात्मक शोध पद्धति, मतलब पाठ की आलोचनात्मक शोध पद्धति। पाठ का मतलब यही है, अलग अलग उसके रूप जो मिलते हैं, पाठ मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त भी और भी शोध पद्धतियां हैं, लेकिन आप लोग इतना जान लें आपके विषय के आधार पर काफी है। और अब एक है जो बची हुई है, जिसको मैंने कहा था चर्चा विस्तार से करूंगी, सांस्कृतिक शोध पद्धति। तो ये पहले भी मैंने बहुत बार चर्चा की है जगदीश से कि सांस्कृतिक शोध पद्धति का उपयोग करने के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि संस्कृति क्या है। और जगदीश ने इस पर काफी समय भी दिया और काफी पढ़ाई की है। तो संस्कृति एक बार अगर जान लें कि संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति के अंग क्या हैं, संस्कृति के तत्व क्या हैं, घटक क्या हैं, ये सब एक ही चीजें हैं, तत्व घटक एक ही है। तो उसके बाद फिर उसी के आधार पर अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन जो होता है, क्योंकि व्यक्ति की संस्कृति को उसका सामाजिक जीवन प्रभावित करता है, उसका आर्थिक जीवन प्रभावित करता है। अभी जैसे आज मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ, एकदम करंट है और आपको समझ में आएगा। आज तीज है और हमारी संस्कृति में तीज का बड़ा महत्व है सुहागिन स्त्रियों के लिए। और आज के दिन स्त्रियां इकट्ठा होती हैं, कुछ पूजा पाठ होती है, घर पे भी कभी कभी या कई बार मंदिर जाते हैं, वहां पंडित जी गोल बनाकर सारी स्त्रियों को बिठा देते हैं और सबको एक साथ पूजा कराते हैं शिव की और गौरा की। अब कोरोना आ गया, कोरोना आ गया तो भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, स्त्रियां इकट्ठा होकर पूजा नहीं कर सकती। तो जो ये जो समय चल रहा है महामारी का, इसने हमारी संस्कृति को प्रभावित कर दिया ना। आज मैं घर में ही हूं, मैं कहीं नहीं गई, मंदिर नहीं जा सकी, नहीं जाना था मुझे क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वो ठीक नहीं था। तो इस महामारी ने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया। ठीक वैसे ही आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। कहा जाता है नई साड़ी पहननी है, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, नई साड़ी नहीं पहन सकती है, तो वो नहीं पहनेगी, वो धुली हुई साड़ी पुरानी ही पहन लेगी। तो इसलिए संस्कृति के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। राजनीतिक जीवन भी आ जाता है। अभी राजनीतिक जीवन में कोई पब्लिक जीवन में है, अगर कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो भले ही उसका अपना धर्म कोई भी हो, लेकिन वो अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं कर सकता है अपने उस सार्वजनिक जीवन में। तो राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब कुछ इसके सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत आएंगे। इसके अतिरिक्त धर्म, भाषा, कला। क्योंकि भाषा क्यों आएगी? क्योंकि भाषा का बड़ा महत्व है, सांस्कृतिक परिवर्तन में भी बड़ा महत्व है। अब जैसे आप अपने भारत को ही ले लें, भारत में पहले संस्कृत थी, संस्कृत से लौकिक भाषाएं, लोक भाषाएं, बोलियों का जन्म हुआ, वो एक अलग राह निकल गई। लेकिन पढ़े लिखों की भाषा संस्कृत थी, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत थी, ज्ञान की भाषा संस्कृत थी। उसके बाद हमारे यहाँ मुगल आए, उर्दू फारसी आ गई, तो हमारे यहाँ अब राजकाज की भाषा उर्दू फारसी हो गई, भाषा बदल गई। और भाषा के साथ साथ कई शब्द उस भाषा के हमारे अपने जीवन में आ गए, और बहुत सारे जो उनकी जीवन शैली थी वो भी हमारे जीवन में हमने अपना ली। उसके बाद अंग्रेज आ गए, अब अंग्रेजी भाषा आ गई, अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में शामिल हो गए। आज हम एक परिच्छेद अगर हमें बोलना होता है, एक वाक्य ले लें, हम बोलना होता है तो उसमें 2-3 शब्द अनायास, हमें पता भी नहीं चलता कैसे अंग्रेजी के शब्द उसमें घुस जाते हैं। तो इसलिए भाषा का भी अध्ययन सांस्कृतिक अध्ययन के ही अंतर्गत आएगा। अब जैसे जगदीश, आप ध्यान दीजिएगा इस पर। जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं इनका चतुर्सेन शास्त्री का, तो भाषा की दृष्टि उसमें सांस्कृतिक तत्व भाषा किस प्रकार काम कर रहा है आपको देखना होगा। कि चतुर्सेन शास्त्री की मान लीजिए कोई ऐतिहासिक कहानी है, और उस ऐतिहासिक कहानी का कोई एक पात्र ऐसा है जो अकबर के दरबार का व्यक्ति है या अकबर के काल का है, इतिहास से पात्र लिया गया है। तो जब अकबर का पात्र जो बोल रहा है आपको देखना पड़ेगा, या मान लीजिए अकबर ही है, अब अगर वो बोल रहा है तो आपको उसके वार्तालाप, उसके संवाद देखने होंगे कि उसकी भाषा किस प्रकार की है। क्या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जो कि
जो कि खुद संस्कृत के विद्वान हैं, क्या अपने उस पात्र को से वो संस्कृत ही बुलवा रहे हैं? अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो बड़ा कृत्रिम सा लगेगा। तो उनकी भाषा, ये जो है, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा कि पात्र जिस समय का है, जिस जिस ऐतिहासिक उस कालक्रम का है, खंड का है, क्या वो उसी कालखंड की भाषा बोल रहा है? इसका अध्ययन, ये भी सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत आएगा। उस समय की कलाओं का अगर कहीं वर्णन है, मान लीजिए कोई ऐसा पात्र है, कलाकार है, जो कवि है, जो चित्रकार है, किस प्रकार की चित्रकारी वो कर रहा है, उसका वर्णन अगर उनकी किसी कहानी में है, कोई भी कला हो सकती है, ये तो मैं एक संगीत भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकती है, तो उसका भी अगर जिक्र आप करते हैं कि इस पात्र में, इस कहानी में उन्होंने इस कला का भी प्रदर्शन, प्रस्तुति की है, वो भी सांस्कृतिक शोध के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, संस्कृति भी जो है ना, वो अनेक विभागों में अभिव्यक्त होती है। जैसे भौतिक संस्कृति होती है और ये आदि भौतिक भी होती है। जैसे भौतिक संस्कृति में क्या आ जाएगा? तकनीकी ज्ञान, अर्थव्यवस्था। आजकल की मान लीजिए, अगर आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें कोरोना का जिक्र आएगा और ऑनलाइन शिक्षा का जिक्र आएगा और कंप्यूटर के माध्यम से कैसे पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन कैसे शिक्षा दी जा रही है, इस सब का भी आ जाएगा। फिर क्या क्या आ गया, फिर हेडफोन आ गया, फिर कैमरा जरूरी है, वेबकैम आ गया, ये नए नए शब्द आएंगे। मान लो कोई कहानी लिखता है आज पर, तो ये उसकी ये जब आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई इस पर अध्ययन करेगा तो वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएगा। और जो दूसरी आदि भौतिक संस्कृति है या अभौतिक है, उसमें धर्म, विश्वास, कलाएं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अर्थव्यवस्था भी भौतिक के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, दूसरा है संस्कृति का विभाग, सामाजिक संस्थाएं हैं हमारी। सामाजिक संस्थाओं में हम परिवार है, विवाह है, ये सारी सामाजिक संस्थाएं हैं। तो जब हम किसी भी लेखक की रचना को लेकर अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये देखना होता है कि उसमें उसने किस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं का वर्णन किया है। क्या उसमें परिवार की बात कहीं आती है? क्या उसमें पारिवारिक संबंधों की बात कहीं है? और किस प्रकार से है? अगर है तो किस प्रकार से है? अगर इस प्रकार का अध्ययन हो रहा है तो वो भी सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत ही आएगा। इसके अतिरिक्त अभी जैसे थोड़ी देर पहले भी बात की थी, धर्म भी संस्कृति के अंतर्गत आएगा। विश्वास, परंपराएं, कलाएं, लोकवार्ता, भाषा, ये सारा कुछ संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा। और संस्कृति का जो स्वरूप है, जो निर्धारित होता है, वो जो प्रक्रिया होती है संस्कृति की, एक संस्कृति चल रही है, दूसरी संस्कृति उसके संपर्क में आती है, परिवर्तन होते हैं, भाषा में परिवर्तन, जीवन शैली में परिवर्तन, संबंधों में परिवर्तन, ये सारी प्रक्रियाएं बड़ी नियमबद्ध तरीके से चलती हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ना, संस्कृत थी, फिर मुगल आए, उर्दू फारसी आई, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजी आई, भाषा किस तरह से चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित हो रही है। और भाषा क्योंकि संस्कृति की वाहक होती है, तो उसके साथ साथ समाज की संस्कृति बदल रही है, जीवन शैली बदल रही है, उसका वो जो परिलक्षित हो रही है भाषा में, और भाषा के माध्यम से साहित्य में। तो इसलिए उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है, मतलब उस पर शोध हो सकता है। इस रूप में भी अगर शोध होता है तो वो भी सांस्कृतिक शोध के अंतर्गत आएगा। संस्कृति के माध्यम से मानव अपने संपूर्ण परिवेश से समवस्थित होता है और उसे रचनात्मक अभिव्यक्ति का साधन मिलता है। इसका मतलब यही है कि मनुष्य जो है, उस पर उसका जो पर्यावरण है, उसका जो परिवेश है, उसका प्रभाव होता है। और जब कोई भी कहानी, कविता, उपन्यास, कोई भी साहित्यिक विधा लिखी जाती है तो वो जो रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है उसमें वो सब परिलक्षित होती है। और उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस मनुष्य का, उस मनुष्य के परिवेश का, उसकी जीवन शैली का, इस सब का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। और यही अध्ययन सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। यही जो अभी मैंने बात कही, रचनात्मक अभिव्यक्ति अर्थात साहित्य में संस्कृति परिलक्षित होती है।